जैसे कि आप सबने कहा और आप सब लोगों को इंतज़ार है नीलोत्पल लाल जी की बातचीत का, और तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और विश्व रंग में शिरकत करने के लिए उन्हें हाँ की। सबसे पहले नीलोत्पल सर आपका धन्यवाद। बहुत और धन्यवाद। शुरुआत में आप सब लोगों का धन्यवाद, जो ये हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए तालियां। ये सशक्त हस्ताक्षर हैं हिंदी के, और ये ऐसे लेखक हैं जिनकी कलम किसी भी चीज़ पे रुकती नहीं है। वो कोई भी इशू हो, आप उनको फेसबुक पे लिखते हुए पाएंगे, उनकी कलम कभी चुप नहीं रहती है। तो शुरुआत करेंगे सर आपके शुरुआती छात्र जीवन की, छात्र राजनीति की, जो सेंट जेवियर्स में आपने की, क्योंकि उसके बारे में हमने यूट्यूब या बाकी कहीं वार्ता में पढ़ा नहीं है। बीज कहीं ना कहीं वहाँ रोपे गए थे। क्या सपने थे उस समय आपके? देखिए नितिन सर, पहले तो बहुत बहुत आभार कि आपने सूत्रधार की भूमिका स्वीकारी, है ना। और क्योंकि हिंदी के लेखकों के साथ भी ये है कि कोई आगे खड़ा रह के बात करने में भी हिचकिचाता है कि पता नहीं ये लोग किस तरह से नए दौर के जो लेखक के फ्रेम तोड़ के निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपका बड़ा आभार। और आपने शुरुआती दिनों की बात की है, तो मुझे लगता है कि मेरा क्या, मैं मानता हूं कि इस देश में शायद ही कोई युवा होगा जो अपने शुरुआती दिनों के सपनों में कभी ये सोचता होगा कि वो कलम लेके कोई किताब लिखेगा। अगर वो ये सोचता भी होगा रोमांच में कई बार, तो वो इसको कैरियर के तौर पर तो देख ही नहीं सकता है। तो ये इस देश में अभी भी लेखक बनना एक दुर्घटना है, एक बुरी दुर्घटना है, और हिंदी में लिखना एक विभत्स दुर्घटना है, जिसमें कि आप समझिए कि बचने की संभावना ना के बराबर है। आप कहेगा कि दुर्घटना होती कैसी है? ये होती ऐसे है कि आप दुर्घटनाग्रस्त लिखते वक्त नहीं होते हैं, लिखने के बाद जो वातावरण है, जो माहौल है, जो आपको प्रोत्साहित नहीं कर पाता है, उसके कई कारण हैं, उस पर अगर कभी बात हुई तो हो पाएगी। वो आपको बताती है कि आने वाली पीढ़ियां हिंदी में सपना देखेंगी कि मैं लिखूं, ये मुश्किल होता है। अभी हमारे दौर में तो कम से कम है। तो मेरा भी कुछ नहीं था। हम लोग मैट्रिक पास करते हैं और हम लोग का सीधा गोल रहता है। हम लोग, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी शामिल कर रहा हूं, बिहार झारखंड तो उसमें शामिल है ही। मैं उसमें जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग देखते हैं सपना कि भाई हमारे पास तो भरूच और सोपारा का जो है समुद्र भी नहीं है जहाँ पर वैश्विक जहाज़ें जो व्यवसाय की हैं वो लंगर डालती हों। हमारे पास चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं है, हमारे पास वानखेड़े स्टेडियम नहीं है जहाँ हम सचिन तेंदुलकर पैदा कर पाएंगे। तो हमारे पास है क्या? अभी आपके पास कूना का जंगल आया, जहाँ 8 चीता बेचारा आया, है ना। तो ये भी आप अभी लाए हैं, इतना फैंसी चीता वगैरह अब आने लगा। तो आखिर ये युवा करे क्या? तो इसके पास क्या है? एक विकल्प है कि 4, 10, 50 किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसको सीधा खड़ा करना है, एक मेज पे रखना है, मूड़ी गोतना है नीचे, और अपना ऐस्क खुद अपने ही फावड़े से कोड़ के निकालना है और उसको खुद ही पॉलिश करना है। हमारे साथ कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई संस्थागत सहयोग नहीं है, कोई संस्थागत विरासत नहीं है जो आपको रास्ता दे। ऐसा कोई काउंसलिंग काउंटर नहीं आपके समाज में भी नहीं है, ऐसा कोई काउंसलिंग काउंटर कॉलेज में भी नहीं है, ऐसा कोई काउंसलिंग काउंटर उस कोचिंग में भी नहीं है जहां पर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। वो भी आपको बस पढ़ा रहा है, ऐसे ही पढ़ा रहा है, होक रहा है। बैल का मर्जी किधर जाएगा। तो हम लोग को भी पता नहीं था कि हम किधर जाएंगे, बस इतना पता था एक सरकारी नौकरी लेना है, और यही सपना लेके गए थे। और दुर्घटनावश जो है कि सोच समझ के मैंने हिंदी में लेखन को स्वीकारा कि मैं हिंदी में लेखन करूंगा। मेरे द्वारा ये दुर्घटना है या घटना है, लेकिन जो भी है ये अचानक से नहीं किया गया है, ये मैंने सोच समझ के किया है, बहुत विचार करके किया कि मैं हिंदी में लिखूंगा। ये मेरा विचार करके लिया गया निर्णय था, ये मैं जरूर कहूँगा। तो आप यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंचे, और यूपीएससी तो शायद नहीं हुआ, पर आपने वो डार्क हॉर्स लिख दिया। उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था सर, और क्या उस समय समाज ने, आपके परिवार ने इसको स्वीकार कर लिया था? डार्क हॉर्स लिखते वक्त तो मैंने बताया भी नहीं था कि मैं कोई किताब लिख रहा हूँ। मुझे उस वक्त बीपीएससी मेंस लिखना था। मैंने 9 दिनों में ये किताब लिखी थी।
वो 2014 का साल था। उस वक्त भारत के सिविल सेवा आयोग के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस वक्त सीसेट का एक आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, जिसको मैं लीड कर रहा था। मैं अनशन पे बैठा हुआ था, यानी सिविल सेवा आयोग के सिलेबस को लेकर एक आंदोलन चल रहा था, और मैं मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठा हुआ था। मेरे पास बिल्कुल ऐसा था कि अब सिविल सेवा हम नहीं कर पाएंगे तो छोड़िए, एक पूरी जमात थी जो मानविकी के विषयों से आती थी, जो हिंदी पट्टी के विद्यार्थी थे, उनके लिए प्रीलिम्स करना असंभव सा हो गया था। और उस मुद्दे को लेके कि भाई सीसेट के सिलेबस को चेंज करो, ये आईआईटीएन के पक्ष में गिरता है, ये एमबीए करने वालों के पक्ष में गिरता है, ये इंजीनियरिंग के छात्र के पक्ष में ये पेपर गिर रहा है, आप इस पेपर का चरित्र बदलो या इस पेपर को क्वालिफाइंग कर दो, ये हमारी मांग थी। अब वैसे समय मैं आंदोलन कर रहा था, तो उस आंदोलन के दौरान जब मैं हजारों लड़कों लड़कियों से मिलता था, तब मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं कुछ कर सकूं ना कर सकूं, मैं इनकी दुनिया तो दुनिया के सामने रख सकता हूं। तो मैंने वो 10 बाय 10 का जो कमरा था, उसके तापमान को मैंने जो महसूस किया था वहां रहते हुए 8 साल 9 साल से, मैंने बस वही ताप उठाया और उसको पन्ने पर रख दिया। अब मुझे पता नहीं था इससे पन्ना जल जाएगा या वो निखर जाएगा, ये मुझे पता भी नहीं थी कि वो कहानी बनेगी या क्या बन पाएगा। मैंने वही कहानी, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैं लड़ते देखता था, मैं थाने में गिरफ्तार होते दे रहा था लड़कों को, और एक ऐसा आंदोलन जो केवल अपने सपनों को लेकर है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई छात्र संगठन नहीं है, कोई इलाके का इमोशन नहीं है कि ये बिहारियों का आंदोलन है या ये यूपी वालों का आंदोलन है या ये बंगालियों का आंदोलन है, ऐसा भी कुछ नहीं था। सबका एक सपना है किसी तरह से नौकरी लग जाए, यूपीएससी करना है। वैसा आंदोलन करने वाला हजारों हजार 5-5 हजार की भीड़ में मुखर्जी नगर में शाम को जब अनशन के दौरान भाषण देता तो 5-5 हजार की भीड़। वहां से मुझे लगा कि इस जमात की कहानी में तो लिख सकता हूं, तो कम से कम मैं ये कर सकता हूं ना, यही एक सार्थक काम होगा मेरे 8 साल 9 साल मुखर्जी नगर में गुजारने का। यही सोच के वो किताब लिखी थी। मुझे नहीं पता था कि उस किताब के क्या मायने होंगे आगे चल के, और वो किताब मेरे लिए एक ज़िंदगी का अर्थ बन जाएगी और मुझे एक रास्ता दे देगी, ये मुझे नहीं पता था। मैं डार्क हॉर्स का खुद उस घोड़े पर मैं सवार था, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी एक ऐसा रास्ता दे देगी। आपने कहीं कहा है कि आपके दोस्त ही आपकी पूंजी रहे हैं, जिन्होंने उस संघर्ष में आपका साथ दिया, उसको थोड़ा बताइए हमारे लोग। जी बिल्कुल। मैं सबसे यहाँ कहना चाहूँगा, आप आज का दौर ऐसा इंटरनेट का दौर है जब आप अपने आप में सिमटे हुए जा रहे हैं। मैं आपको सही बताता हूँ कि मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा पूंजी मेरे दोस्त और मित्र थे। उस आंदोलन के बाद भी मैं तो इस तरह से नकारात्मक हो गया था कि लोग कहते थे पढ़ेगा नहीं, क्या पढ़ेगा लिखेगा, ये लोग तो गुंडागर्दी करते हैं। आंदोलन का चरित्र ही इस देश में हमेशा से ऐसा रखा गया, जिसमें खास करके छात्र शामिल हो तो उसको तो आप गुंडा टैग लगा देते हैं। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि भाई विषय में परिवर्तन, आप प्रश्न पत्र के प्रारूप के चरित्र में परिवर्तन करो जो सबके लिए समान हो, मानविकी के लिए भी समान हो और साइंस वालों के लिए भी समान हो। तो उस दौरान मैं बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत नकारात्मक हो गया था। लेकिन आप यकीन मानिए, जब मैंने निर्णय लिया कि मैं लिखूंगा, तो मेरे दोस्त हमेशा से मेरी पूंजी रहे। ये मैं यूपीएससी के दौरान नहीं, गांव से जिनके साथ मैं अमरूद झड़ाता था, जिनके साथ मैं खेत में चना चोरी कर रहा था, जिसके साथ मैंने अपने हाई स्कूल का छड़ भी बेचा है खिड़की का निकाल के। विद्यालय अगर किसी को सपोर्ट करे तो ऐसे करे, पढ़ाता भी है, आर्थिक लाभ भी देता है जरूरत पड़ने पर, सब छड़। तो वो अक्सर से, वो हमेशा से दोस्त मुझे ये एहसास कराते जाते थे कि तुम आगे बढ़ के, जो चोरी भी कर आगे बढ़ के तुम ही तोड़ो, लड़ना है आगे बढ़ के तुम ही दो, पहला फाइट मारो, उसके बाद हम लोग आते हैं यार पीछे से। तो उन्होंने हमेशा जो एक सपोर्ट दिया उस जीवन में हमेशा काम आया। और मेरे लिए दोस्ती कोई रोमांच नहीं है, मेरे लिए ये कोई ऐसा रोमांचित गई है, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है मेरे लिए दोस्ती। आप यकीन, मेरे उसके जीवन में बहुत भूमिका है। जब ये किताब मैंने लिखा, तो 1-2 मिनट में बताता हूँ। जब मैंने किताब लिखा तो आप जानते हैं कि हिंदी का लेखन 500 किताब छपनी थी, 500 कॉपी मैंने किताब छापी। और मैं यहाँ पर एक विशेष नाम लेना चाहूँगा हिंदुस्तान की उस नामचीन लेखिका का, आदरणीय चित्रा मुदगल जी का। मैंने इंटरनेट पर उनका परिचय देखा। मतलब चित्रा मुदगल जी को मैं जानता था, लेकिन मैं सोचता था कि मैं लेखक हो रहा हूँ। वहाँ तो ऐसे था, 7 दिन लिख लिए थे, लगा 2-3 दिन में लेखक हो जाऊँगा, 9-10 दिन में हो गया, अब हो ही रहा हूँ। तो जब मैं होने लगा था लेखक हो जाने में 1-2 दिन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि बड़े बड़े जो किताब होते हैं उसमें भूमिका कुछ लोग लिखते हैं, मेरी भूमिका कौन लिखेगा। तो मैं जिनसे पढ़ता था मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा अरे यार हम इतिहास पढ़ाते हैं तुमको, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मेरी भूमिका से कोई फर्क नहीं पड़ना है, पकड़ो कोई लिटरेचर वाले को। हम कहे सर कहाँ जाए नहीं जाए, तो इंटरनेट पर ढूंढ रहे थे, तो हमको लगा कि चित्रा मुदगल जी का आ गया। तो हमको लगा दिल्ली में रह रही हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, हमको लगा कि खतरा नहीं है यहाँ,
इसमें हिंदी वाला जो एक औदात्य जो होता है, जो खतरा होता है, क्या करते हो, अभी लिखोगे बेटा पको पहले, झड़ जाओ पहले उसके बाद लिखना, ये उम्र है लिखने की, ये सब है नहीं। तो मुझे लगा कि बुजुर्ग महिलाएं यहीं चलते हैं। और आप बताइए, मैं उनके लिए अनजान था, और मैं उनके डेरा हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग बिहार में घर मतलब जो भाड़े का किराया होता है उसको हम लोग डेरा कहते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डेरा में आदमी रहता है और घर में मन रहता है, तो है ना, घर वो उसको कहते हैं जहाँ मन रहता है, और डेरा उसको हम लोग कहते हैं जहाँ आदमी रहता है। तो दिल्ली में उनके डेरा पे हम लोग गए, हम अकेले गए थे, मेरे साथ एक और मेरे सीनियर थे, और उन्होंने दरवाज़ा खोला, कहा क्या बात, तो मैंने कहा मैं अभी अभी लेखक हुआ हूँ। और क्या कब हुए, हम कहे बस परसों लिखे हैं। और क्या लिखे हो, कविता लिखे हो क्या, उन्होंने मुझे दरवाजे पर ही पूछा, हमको लगता है परेशान कर दिया हो कवि लोग जाए, तो हम कहे नहीं कविता नहीं लिखे, उपन्यास लिखे हैं। तो मुस्कुराई, कहीं बेटा क्या लिखे उपन्यास में, तो जो मेरे साथ थे वो उनसे पूर्व परिचित थे, उनको आओ जो अंदर आ जाओ, अंदर ले गई, हमको बिठाई। और उनके पति उस वक्त मुदगल साहब बीमार थे, वो एक कमरे में लेटे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा मैं पढ़ नहीं पाऊंगी किताब, और देखो तुम्हारे जैसे युवा कई आते भी हैं और कहते हैं पढ़ने को, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, एक तो मेरी उम्र हो गई है, और देखो कमरे में आकर उन्होंने दिखाया, फिर मुदगल साहब बीमार थे, कहीं इनकी मैं सेवा में लगी रहती हूँ और मुश्किल है कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ पाऊंगी, बेटा ऐसा करो मैं चाय तुमको पिलाती हूँ, तुम आओ किचन के पास, कुछ सुनाओ, तुम ऐसे 2-4 पेज सुना दो, अब तुम आए हो और तुमको इतना आत्मविश्वास है कि मैंने कुछ लिखा है। और वो चाय खुद बनाने लगी, और मैं किचन के पास खड़ा होकर अब मुझे लगी कि मैं इसका ऐसा पन्ना पढ़ दूं जो आज इतिहास बन जाए, मैं इसका कौन सा पेज पढ़ डालूं, मैं क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं। तो खैर मैंने शुरू से ही 2-3 पेज पढ़ा, वो हंसने लगी, ऐसे ही मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुरा के बोली बेटा ऐसा है तुम रेडियो के लिए ट्राई करो। हमको लगा कि यार मेरा करियर बता दी, खत्म मामला। राइटर मेरे साथ जो सीनियर गए थे, कहे तुमको बताते थे यार तैयारी ध्यान से करो, उसके बाद लिखना तुम भी, जिद। हमको ठीक है। फिर मैंने चाय पिया, मैंने नंबर लिख के उनको दे दिया। 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया, 15 दिन के बाद उन्होंने 40 मिनट मुझसे बातें की, और 40 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नीलोत्पल, मैंने जो भी तुमसे बातें की तुम्हारी किताब के बारे में, तुमको जो भी याद रह जाए वो तुम लिख के और फिर अपनी किताब में लगा देना, मेरे नाम लिख के, चित्रा मुदगल ने, और प्रकाशक को मुझसे बात करा देना, ये किताब छपनी चाहिए बेटा, मैं इतना तुम्हारे साथ इतना कर। और वो चित्रा मुदगल जी का आशीर्वाद। उसके बाद वो किताब एक ऐसे व्यक्ति ने छापी जिसने मुझे फ़ोन किया कि क्या आप किताब लिखे हैं, क्या देखे फेसबुक पर। हम कहा हाँ। हम कहा आप कौन है, बोला रहे यार हमको प्रकाशक बनना है, हम भी किताब ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा यार हमको लेखक बनना है, मिलो, कहाँ मिले बॉस। तो हम लोग दिल्ली रिवोली सिनेमा के पास हनुमान मंदिर है सीपी में, वहाँ मिले, और उनको प्रकाशक बनना था, हमको लेखक बनना था। तो वो हमसे पूछे यार प्रकाशक बनते कैसे, हम कहे नहीं पता गुरु। तो बोले कि ISBN नंबर लेना होगा, और क्या है इसमें बनने में। तो कहे ठीक है। तो 5400 रुपया ISBN नंबर का लग रहा था उस वक्त। तो उसने कहा कि वो पत्रकार था मेरी उम्र का, तो उसने कहा कि अब ऐसा है कि महीना के अंत में जो वेतन आएगा तो 5400 लगा देंगे, या आप दीजिएगा। हम पैसा नहीं देंगे, पैसा देके बहुत लोग छाप रहा था यार, डिमोरलाइज हो जाएंगे। हम ऐसा 1-2 बार किए हैं, दूसरा काम, कैसेट वगैरह बनाए हैं, पैसा देके नहीं चला। इस बार पैसा नहीं देंगे, पैसा है उठा तो लेंगे, उतना चंदा उठा लेंगे हम, लेकिन यार लगाओ अपने। तो बोला ठीक है, ऐसा है कि हम ही लगाते हैं। फिर बोले कितना कॉपी छपेगा, तो फिर हम लोग जोड़े उड़े, एक कॉपी का एकदम सड़ा हुआ पेपर में तो 18-19 रुपया करके आ रहा था, तो 500 कॉपी छपवाना था, तो बहुत ज़्यादा बजट था नहीं। तो हमने कहा कि किताब छपे। तो उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर ISBN नंबर के लिए अप्लाई, 4-5 दिन के बाद ही उसने पैसा जुगाड़ कर लिया। वहीं पर प्रकाशन का नाम रखाया, हनुमान जी मंदिर सामने लोग प्रणाम करके, बाबा देखिएगा किताब आपको बेचना है, हम लोग तो माध्यम है। उसके बाद जो है कि वो किताब छपी, और मेरे दोस्तों ने, आपको यकीन नहीं होगा, हमने 10 दोस्तों ने मेरी टीम बनाई और 10 लैपटॉप लेके बैठते थे। जिस दिन इनॉग्रेशन था विमोचन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉल में, हॉल भी मुझे मिल गया ऐसे मुफ्त में चंदा स्वरूप, कोई शिक्षक हॉल दिला दिए। अब मैंने पहली बार दिल्ली में, खाली समोसा चलता है वहाँ नाश्ता में, चाय, मैंने पकौड़ी, कटलेट, सैंडविच, कॉफ़ी, मफ़िन सब इंतजाम कराया। लगे नहीं कि कोई दलिद्र शुरुआत है, ऐसा नहीं लगना चाहिए।
व्यावसायिक शुरुआत लगना चाहिए हिंदी का, कि एक विशाल वितान का जो है कि शुरुआत होने वाला, प्रारंभ होने वाला है। ऐसा मैंने एकदम बिल्कुल जैसा हिंदी इंडिया हैबिटेट सेंटर में फील करता है, मैंने वैसा उसको डीयू में फील करके मैंने शुरुआत करवाई। और हमने क्या किया कि पोस्टर अपने से बनाया, उसमें लिखा हिंदी का नया सनसनी आ गया, डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल। रात को मेरे दोस्त गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, पटेल चेस्ट, उस सब के पूरे इलाके में पार्ट दिया पोस्टर से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई कोई सेलिब्रिटी बुलाना होगा, लेकिन भीड़ जुटेगा नहीं हमारे नाम पर, खाली आंदोलन किए हैं इसका मतलब ये तो नहीं। तो मैंने एक लोक गायिका जो मुझे बहुत स्नेह देती हैं, मैं टीवी में चूँकि लोक गायकी कर चुका था, रनर रहा था ईटीवी बिहार के एक प्रोग्राम का, तो उसमें मालिनी अवस्थी जी, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि दीदी आप आ जाइए तो आपके बहाने कुछ लोग आ जाएंगे, किताबुआ बिक जाएगा, 500 इसका फंसा है, 500 कॉपी में फंसा दिया पैसा, तुरंत निकालना है एक ही दिन में। वो हॉलैंड में शायद थी। उन्होंने कहा कि बेटे तो मेरे हिसाब से डेट, हमने कहा आप जिस दिन बोलिएगा उस दिन डेट रख देंगे उस हिसाब से। तो 13 अप्रैल 2015 वो डेट था। वो आई, उनको मैंने कहा कि विद्यार्थी आप 6 घंटा भी बैठना होगा तो आप बैठिएगा, और उन्होंने कहा मैं बैठूंगी, मैं आई ही हूँ, मुझे पता है मैं किस लिए आई हूँ यहाँ। और उसके बाद वो ऐतिहासिक कार्यक्रम, मेरा पहला संस्करण 500 का उसी दिन बिक गया, उसी दिन बिक गया। मैंने 500 नंबर मेरे दोस्तों ने नोट किया, क्योंकि मुझे पता था 500 किताब तो दिल्ली में ही बिका है, कहीं बाहर तो बिका नहीं, यहीं बिका है ना अभी तुरंत। वो 500 किताब यहीं है, इसी रेडियस में घूम रहा है। 500 नंबर मैंने जुगाड़ किया और मेरे 10 दोस्तों ने सारा नंबर नोट करके सुबह से फोन करना को शुरू किया। हेलो, हाँ मनोज जी, अरे क्या हाल चाल, उठ गए, कौन बोल रहे हैं? अरे वही नीलोत्पल भाई दोस्त बोल, और पढ़ लिए डार्क हॉर्स? वो कह रहा अरे यार नहीं पढ़े। अरे पढ़ लीजिए, दिन भर में पढ़ के लिखिए कुछ फेसबुक पर। फ़ोन काट दे। कुछ लोग बोले कि हाँ रात को ही पढ़ रहे थे, 4 पेज पढ़े हैं, 10 पेज पढ़े हैं। 7 दिनों तक मेरे 10-15 दोस्तों ने उन सारे नंबरों पर फ़ोन किया। एक सप्ताह के अंदर 500 कॉपी का माहौल ऐसा फेसबुक पर बना, लगा कि मैं 5 लाख कॉपी बिक्री हो चुका है, आप समझिए। और वो 500 में 400 किताब फेसबुक पर दिखने लगे। मैं फ़ोन करके मेरे दोस्त उनको कह रहे थे कि आप पढ़ के किताब के बारे में लिखिए, और हम तो एकदम खटिया पकड़ के सोए, कोई कह दे घटिया किताब, अबे क्या लिखा है, धक धक कर रहा है। एक एक कमेंट आता था, एक एक समीक्षा आती थी, तो ऐसे करके हमको दिखाता था, उठो नीलोत्पल उठो, अरे बढ़िया वाला है, देखे बढ़िया है, बढ़िया। डर इतना लग रहा था कि कुछ को तो फोन करके बोलते थे थोड़ा सकारात्मक ही लिख दीजिएगा महाराज, पहला किताब है। लेकिन उसमें भी उद्भट विद्वान सब, नहीं हम निष्पक्ष लिखेंगे, कुछ लोग एकदम आलोचना कि ये साहित्य नहीं है, ये क्या है, ऐसा भी कुछ। लेकिन यकीन मानिए उस 500 किताब से यात्रा शुरू हुई थी। लोग कहते हैं बाजारीकरण हिंदी का। बाजारीकरण तो बहुत बाद की प्रक्रिया है। बाजारीकरण, आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, बाजारवाद की परिभाषा को हिंदी के किताबों की बिक्री से जोड़ दीजिएगा तो असल में आप बाजारवाद की परिभाषा को लेकर बहुत अगंभीर हैं। बाजारवाद एक व्यापक परिकल्पना है जिस पर पूरी दुनिया बहस मांगती है। कहां उसको अब हिंदी के कुछ लेखक जो फेसबुक पर 10 किताबों के चित्र और फोटो लगा रहे हैं और 2 जगह लिट फेस्ट में बोल देते हैं कि मेरी किताबें पढ़िएगा, तो हिंदी के कुछ लोग गर्म कॉफी पीते हुए इंडिया हैबिटेट सेंटर में बोलते हैं बाजारवाद आ गया है। प्रेमचंद की खून की उल्टियों का एहसास ही अलग था। उसमें एक साहित्य रचता था, निराला के फटे कुर्ते में, प्रेमचंद के फटे जूते में जो साहित्य था, आजकल के बच्चों में कहाँ। ये तो बाजारवाद आ गया है। बाजारवाद बहुत दूर की कौड़ी है। अभी हिंदी में तो उतना उत्पादन ही नहीं है कि आप किसी को उलूल जुलूल लिख के प्रभावित कर लें और उसको किताब खरीदवा दें। आप जाके प्रकाशक के स्टॉल पर जाके देखिए, दम टूट जाता है किताब उठवाने में। कोई आपका किताब उठा ले, खरीद ले और दूसरी बार आपकी किताब ढूंढने आए, ये तो बिल्कुल खगोलीय घटना है, खगोलीय घटना है। तो वहां से एक शुरुआत हुई। सर नितिन सर, मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, माफ कीजिएगा। तो वहां से एक शुरुआत हुई। और मैं ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा लेखक जो अभी तक केवल लिख रहा है, यानी मेरी आजीविका का साधन केवल लेखन है, उसने असल में अपनी शुरुआत कैसे की थी, और जब वो शुरुआत की थी तो वो मैकेनिज्म कैसा था, क्या था, वो अभी तक कहां पहुंचा है, क्या उस रास्ते से कोई और आगे बढ़ सकता है क्या, ये चीजें ढूंढने के लिए ये बात सुनना आपके लिए जरूरी है। मैं लेखक कैसा हूं इसका मूल्यांकन कम से कम 10 साल बाद होगा। एक तो नई पीढ़ी को ये बात बतानी होगी कि लेखन बरगद का पेड़ है, किताब बरगद का पेड़ है।
आप उसको जो है मक्के की खेती और धान और गेहूं की खेती फसल की तरह नहीं नाप सकते हैं कि देखें जरा खसर खखरा है कि धान हुआ है, इस साल मारा हो गया, खत्म हो गया, इस साल नहीं हुआ। लेखन और किताब ऐसा नहीं है जिसको आप साल 2 साल में मूल्यांकित कर लें। किताबें वक्त मांगती हैं। तो अभी तो हमारा दौर 10 साल लिखेगा, 15 साल लिखेगा, तब 15 साल बाद हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी हमारा मूल्यांकन करेगी कि इन्होंने अपने दशक को किस दृष्टि से देखा, इन्होंने अपने समय की समस्याओं के पदचाप को पकड़ा कि नहीं, इनके कान का पर्दा मोटा था कि पतला था, इनकी दृष्टि महीन थी कि नहीं कि भोथरी थी। ये बात तो 10-15 साल बाद पूछा जाएगा और बताया जाएगा। तो अभी क्या किया जाए? अभी किया जाए कि अभी एक ऐसी मखमली आलोचना, एक मलमली आलोचना वो चाहिए नई पीढ़ी को, और आलोचना के औजार बदलने होंगे। हम क्या कर रहे हैं, एम्बेसडर वाले रेंज से एसयूवी का टायर खोल रहे हैं। हाँ, हम यही करते हैं, हम पुराने औजार से नई गाड़ी खोलते हैं। हमने साहित्य को कहा कि आप साहित्य में कसौटियां बदलिए, बिंब नए आ गए। अब चांद सी महबूबा अगर कोई लिखेगा अगर शायरी में, तो आप क्या कि ढेला मार के उसका कपार फोड़ दीजिएगा। आप कहिएगा कि यार बिंब बदल जाएगा ना। अब कोई लिख देगा मिसाइल सा प्रेमी हमारा, क्योंकि आपको लगता है बिंब। साहित्य में क्या है, तुलसीदास सीता जी का जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहता है कि सब उपमान रहु जुठारी। सारे उपमान तो झूठे हो गए, अब मैं आपके सौंदर्य के लिए किस बिंब का प्रयोग करूं। यानी कि साहित्य में कहन ही महत्वपूर्ण है, कथानक नहीं। कथा सब कही जा चुकी है। दुनिया में ऐसा कुछ घटित अभी नहीं होना बाकी है जो घटित नहीं हुआ था। उसका विश्लेषण का तरीका केवल अलग होगा, कहन अलग होगा। और उस कहन की सबसे बड़ी कसौटी है कि बिंब घिसे आएंगे या नए आएंगे, खुरदरे आएंगे, चिकने आएंगे, जो फिसल जाएगा, या खुरदरा जो रहेगा जिसमें घर्षण होगा। तो नए दौर के लेखन में अब आप देखिए, मेरा मूल्यांकन कैसे करेंगे आप पुराने औजार से? जींस पहनता है, नया लड़का है, लोग क्या समाज को पकड़ेगा। भाई नया हो या पुराना हो, समाज उतना हथौड़ा हम पर भी चलाता है जितना आपके जमाने पर आप पर चलाया था। और आपकी परवरिश भी इसी समाज में उसी उम्र के दौर से होकर हुई है जो हमारा हो रहा है। हम प्रेमचंद की दृष्टि से आज के किसान को नहीं देख सकते हैं। आज का किसान तब गोबर चल गया कलकत्ता कमाने, आज का गोबर बाप के छतिया पर चढ़ के पंपिंग सेट बेच के बुलेट खरीद लेगा। यह है दृष्टि आज की। अगर आप किसानी पर लिखेंगे तो आप आज के किसान के बारे में लिखेंगे कि भाई रायसेन के गांव के किनारे का कोई ऐसा किसान था और उसने अपने बाप से रात के वो उठा, गांजा पिया, और कनकन में केसर वाला वो बीमल डाला, उसके बाद पंपिंग सेट उठाया माथे पर, तो उठ नहीं रहा था, तो 2 दोस्त को बुलाया, दोस्त आ गए हीरो होंडा लेके, पंपिंग सेट उस पर लोड किया, उसके बाद जाके बेच आया भोपाल में कहीं। और उसके बाद जो है कहा कि लेकिन इतना पैसा में तो होगा नहीं बुलेट। तो फिर उसके दोस्तों ने फिर उसको कर्ज दिया, फिर वो बुलेट खरीदा। सुबह वो पंपिंग सेट ले गया, सुबह बुलेट खरीद के आ गया। अब किसान को देखा कि भाई जितना आलुआ कोड़े थे सब बुलेट लेके निकाल दिया। तो क्या है कि किसान पर लिखेंगे, कहिएगा कि आप किसान पर लिख रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसा आपका कहाँ ही तो होरी जैसा दुखे नहीं है इसका। तो आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन के औजार पुराना रख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के लिए लेखक तो रोज पैदा हो रहे हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आलोचक वो एक शिल्प है, वो एक व्याकरण है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। स्वस्थ आदमी होना कोई बड़ी बात नहीं, डॉक्टर होना तो बड़ी बात है ना। डॉक्टर से जरा सा भी गलती हो जाएगी तो बढ़िया बढ़िया मरीज खराब हो जाएगा बेमतलब में, कैंची छुरी छूट सकता है पेट में। तो एक आलोचक अगर खराब पैदा हो जाए तो एक लेखक के पेट में छुरी छोड़ सकता है, एक लेखक की हत्या हो सकती है। इसलिए आलोचना बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन इंटरनेट के दौर में सबसे आसान काम आलोचना। भगा इसको कुछ नहीं लिखता है, इसको तुम्हें इसका चेहरे देख के गुस्सा आता है, इसका गमछा खराब है। अरे यार ये मूल्यांकन है यार, ये मूल्यांकन है साहित्य का। ये लोग नए लड़के हैं। अरे भाई नए लड़कों से उनके साहित्य पर बात तो करिए, उनकी किताब रख के उस पर तो बात करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही, अब पता नहीं हम कहाँ से आप शुरू किए थे, हम कहाँ आ गए, अब आप देख लीजिए। नहीं, बेसिकली मैं नई हिंदी और पुरानी हिंदी के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने अपने बिंब बता दिए मूल्यांकन इस तरह से। आपने 9 दिन में डार्क हॉर्स को लिखा 2015,
2019 में ओघड़ आता है और ओघड़ की कथाशिल्प बिल्कुल अलग है। वो एक इस मतलब हमारे युवा पाठकों की बात करूंगा, इस सदी में ग्रामीण परिवेश पे शायद ही उससे अच्छा कुछ लिखा गया होगा। उसका थॉट प्रोसेस बताइए, मतलब आपने जब डार्क हॉर्स लिखा तो दूसरे उपन्यास मैं किस चीज़ पे लिखूं, वो आपके दिमाग में था या एक पृष्ठभूमि पहले से ही चल रही थी? हाँ, वो पृष्ठभूमि पहले से तो क्या चलेगी, यूं कहिए कि वो मेरी पृष्ठभूमि है। जब आप कहते हैं मेरे जैसे लोगों से कि आपने ग्रामीण कथानक को लेकर उपन्यास लिखा, तो वो मेरी पृष्ठभूमि है। मैं अक्सर कहता हूं एक लाइन की, एक वाक्य की, गांव का होना और गांव में होना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लिखा गांव में होके जा सकता है, गांव का होके जो लिखना है ना, वही कृत्रिमता आ जाती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी का एक सिंथेटिक युग भी साथ साथ चल रहा है। तो जो सिंथेटिक युग चल रहा है, जो इंटरनेट पर सरसों देखकर कविताएं लिख रहा है खेत की, वो जो एक सिंथेटिक युग चल रहा है, उससे अलग ये बात मैं कह रहा हूं कि गांव में होकर लिखना। तो औघड़ मेरी पृष्ठभूमि है, औघड़ मेरा अखाड़ा है। मैं उसी अखाड़े की धूल लेकर निकलता हूं, जिसको बाद में अमीर बना के उड़ाता हूं। तो जब मैंने डार्क हॉर्स लिखा और मुझे संयोग से, एक दैवीय कृपा से, एक संयोग से मुझे साहित्य अकेडमी के द्वारा युवा अवार्ड मिल जाता है। वहां से मुझे यह लगता है कि मुझे अब लेखन को गंभीर होकर करना है। डार्क हॉर्स कैसी किताब है ये बाद की बात है, लेकिन मुझे इतना संकेत मिल गया कि अगर मुझे किसी भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था ने अगर मुझे थोड़ी पहचान दी है, तो ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, ये उत्सव का मौका नहीं है। मेरी उम्र जो थी और जो है, ये सेलिब्रेशन का मौका ही नहीं देगी। ये उपलब्धि नहीं थी, वो एक प्रोत्साहन था, एक सहारा था, और मुझे एक इशारा भी था कि आपको लिखना है अगर, तो अब आप गंभीर होके डट के लिखिए। इसलिए मैंने दूसरी किताब लिखने में 4 साल का समय लिया, 4 साल का समय लिया। जबकि मुझे इतनी हड़बड़ी, लोग कहते थे अरे अब बिक रहा है, जल्दी लिखिए, अब ये बिक जाएगा नहीं तो लोग भूल जाएगा। अब आप सोचिए कि कितनी हड़बड़ी में भी हमारी पीठ धकेला जाता है, लोग भूल जाएंगे। लोग क्या भूल जाएंगे, आपको तो वैसे भी लोग भूल जाएंगे, लिखा है, लेकिन लिखा रहेगा ना। तो वो है। तो क्या है कि वहां से मुझे लगा कि बहुत गंभीर होके लिखना है। तो कथानक वही मेरी पृष्ठभूमि भी था। मैंने अपने गांव का एक गांव, मेरा गांव नहीं, वो गांव ऐसा कॉमन गांव जो किसी भी हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो सकता है, वहां से मैंने कहानी उठाई। और मुझे एक समग्रता में एक ऐसी किताब लिखनी थी जहां पर मैं 21वीं सदी का गांव लेंस से आपको दिखा सकूं, जिसमें वहां की राजनीति भी है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप विधानसभा का अगर कथानक लेते तो ज्यादा मजा आता। नहीं आता, फिर वो वेब सीरीज हो जाता। क्योंकि आप विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से ना ग्रामीण भारत की समस्या नहीं उठा सकते हैं। भैया लोकसभा में प्रश्न ही नहीं उठता है गांव का, तो आप लोकसभा और विधानसभा के। तो मैंने पंचायत चुनाव के दायरे में वो कहानी उठाई, वहां पर जो उस समय का नारी विमर्श है, जहां पर आप गांव की, आप देखिए ना, गांव में आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, गांव में अगर महिलाएं कमाने लगे तो वो उपलब्धि नहीं है, गांव में सब कहेगा चालू हो गई है। ये एक शब्द आपको भारत में ग्रामीण अवस्था में, ग्रामीण समाज में नारी विमर्श का एक छोर दे देगा। जैसे बैग लटका के वो ब्लॉक जाएगी, कोई स्वयंसेविका है और कोई मान लीजिए कि आंगनवाड़ी सेविका है, तो लोग ये कहेंगे देखते हैं वीडियो साहब से हंस के बतियाती है। आप ये समझिए, ये गांव है भारत का। तो ये जो भारत का गांव है, ये जो महीन रेशा आपको पकड़ना है, ये जो रेशा पकड़ना है, यही मुझे, बस मैं कितना पकड़ पाया हूं अपने समय को, यही मुझे उसमें दर्ज करना था। तो वो वहां पे है। जो बचे हुए सामंतवाद के चिन्ह हैं, जिसको अगर हम निबंध में लिखते थे यूपीएससी में तो बहुत बड़ा बात लगता था, और घर आके लगता था ये सब है यार बचा हुआ। लेकिन जब मैं अपनी दादी को देखता था चाय पिलाते वक्त नेल पॉलिश वाला कप, ऐसे उलट के देखें तो नेल पॉलिश लगा है कप में, ठीक है ना, तो मुझे लगता था कि अभी हम कहाँ हैं, अभी हम वहीं हैं। लेकिन हम हॉस्टल में 4 जाति के लोग एक थाली में खा के सोचते थे हिंदुस्तान हमने बदल दिया। हमें लगता है मेस में खा ले रहे हैं 4 जातियों के लोग तो हमने देश बदल दिया, लेकिन नहीं, देश बदला है। मेरी दादी तो रजाई धो देती है, कहां बदला। जाड़ा में अपने ठिठुए गेम का अगर अब कोई दोस्त वाली ओढ़ लिया, पता नहीं कौन जाता ना, धो देती है। मैं वो हिंदुस्तान देख के अगर आया हूं तो मुझे वो दर्ज करना था। तो कथानक आपके आसपास था, और औघड़ के साथ मैंने उसकी भूमिका में लिखा है कि मैं अपने मारे जाने की जमानत लिख रहा हूं। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है,
मुझे कोई वाद हो, कोई विचारधारा हो, कोई जाति हो, मुझे नहीं छोड़ेगी। और मैंने भी कोशिश की है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन मानिए, कोई किताब पढ़ने से कोई 50 पन्ना पढ़ता है तो कोई ऊपर वाला आके गाली देता है, का हो, कौन जात हो। जब अंत मध्यम अंत तक आता है, नीचे वाला को इधर से आके बोलता कहा है, कौन जात हो, तो मुझे लगता है मैं कितना सार्थक हूं। मुझसे कई लोग पूछते हैं बिरंची की जाति क्या है। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि उसकी जाति, बहुत लोगों ने बताया कि मैंने उस किताब में उसकी जाति नहीं बताई है। और मेरा 90% पाठक मुझसे जाति पूछता है मेरे कैरेक्टर की। यह है आपका हिंदुस्तान, पूछता है जाति, क्योंकि वो बिरंची को बिना किसी जात के प्लेटफॉर्म पर उसके साथ सहानुभूति देना ही नहीं चाहता है। उसको लगता है अगर ये हमरे ग्रुप का निकल जाए तो मजा आ जाए इसके साथ रोने में, फिर इसका दुख मेरा हो जाए, मजा आ जाए। फिर अगर ये लेखकवाग जात का हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। तो हर कोई जो उसके साथ सहानुभूति भी रखता है ना, वो चाहता है कि ये सहानुभूति जो है मेरे वर्ग, मेरे समुदाय की हो तो मजा आ जाए। ये है आपका समाज अभी ग्रामीण भारत का। तो ये पड़ताल, ये कथानक दिमाग में नहीं आता है, ये कथानक आपके अंदर होता है, जो आपको बेचैन करता है तो फिर निकल के आता है। ये बात थी होकर के लिखने की। इसलिए मैंने 4 वर्ष का समय भी लिया। फिर आप यार जादूगर रखते हैं, उसमें कबीर का दर्शन जैसा मुझे दिखता है, या अहम ब्रह्मास्मि जैसी फीलिंग आती। अब एक गांव की पृष्ठभूमि पे उपन्यास से आप यार जादूगर तक आते हैं, तो डार्क हॉर्स से जब यार जादूगर लिखते हैं तो एक लेखक के रूप में क्या बदल गया होता है सर आपके अंदर? देखिए, डार्क हॉर्स से यार जादूगर आते तक में एक लेखक के रूप में बस एक बात बदली कि मैं पढ़ने लिखने लगा थोड़ा। ये मैं बताता हूँ कि पढ़ने लिखने लगा। और पढ़ने लगा इस सेंस में कि अक्सर मुझसे कई युवा पूछते हैं कि किसको पढ़ें, क्योंकि मैं लेखक बनना चाहता हूँ। और वो सोचते हैं कि वो उपन्यास पढ़ के उपन्यास लिख लेंगे। ये नहीं हो सकता। अभी हम लोग मैरियट में ठहरे हैं, 24 जन ने हम लोग को ठहराया वहाँ। वैभव भैया और हम लोग भी दोपहर में खाना खा रहे थे, तो हम लोग मशरूम खाए बढ़िया सर, मैरियट का तो भोजन। तो अब मशरूम 2 प्याजा खिलाया। मैं मशरूम 2 प्याजा खा के केवल उसके स्वाद को महसूस कर सकता हूँ, आह वाह बोल सकता हूँ। मैं बनाना कैसे सीख सकता हूँ? मुझे बनाने के लिए रेसिपी पढ़ना होगा। जब मैं उसके किचन में जाऊंगा, बोलेगा पहले मशरूम लें उसके बाद कहेगा एक चाकू लें, मशरूम को 2 टुकड़ों में काटे, हरी प्याज लें, उसको चॉप करें, धनिया अलग से काटें, टीस्पून नमक, टीस्पून ये वो धनिया, ये सब जो भी लहसुन, ये सब करें। तो असल में रेसिपी कोई नहीं पढ़ाना चाहता। तो रेसिपी क्या है? आप प्रेमचंद को पढ़ के, आप काशीनाथ सिंह जी को पढ़ के, आप रेणु को पढ़ के उपन्यास नहीं लिख सकते। मान लीजिए आप पढ़ना होगा, आपको रेसिपी, इतिहास पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, फॉरेन पॉलिसी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, फिलॉसफी पढ़ना होगा, सोशियोलॉजी पढ़ना होगा। ये पढ़ने में बहुत मनहूसियत जैसा लगेगा। और इस पर आप फेसबुक पे किसी राइटर को टैग करके रिव्यू भी नहीं लिख पाइएगा जिससे वो आपको धन्यवाद बोले। तो आपको मजा आएगा कि नहीं, आपको तय करना है भाई। हम तो रामशरण शर्मा जी को पढ़ना है इतिहास में। अब रामशरण शर्मा है नहीं, रहते तो गाली देते, कहाँ पढ़ लिया तो हमको एहसान किया क्या यार, पूरी दुनिया हमको पढ़ती है ना। आपको पढ़ना होगा सुभाष कश्यप जी को, फिर पॉलिटी में तो आपको श्रीवास्तव जी को हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आप रोमिला थापर जी को पढ़ रहे हैं। अच्छा, किताबों का नाम सुनकर फिर विचारधारा मत सोचने लगिएगा मेरा। किताबों की अपनी कोई धारा विचारधारा नहीं है। और हम जिस उम्र में हैं वहाँ पे विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार होना है। दुनिया की कोई भी वाद हो दुनिया का, बहुत दिनों तक खोपड़ी में रहेगा तो मवाद बन जाएगा, याद रखिए। कोई भी वाद हो। इसलिए हम जिस उम्र में हैं, हमें विचारधारा का कितना भी मोटा व्हेल मछली हो, उसको विचारधारा का बहाव बहा के ले जाता है। इसीलिए इस दौर में विचारों की जरूरत है। तो मैं वही कह रहा था कि आपको रेसिपी पढ़ना होगा। तो मैंने सर रेसिपी बहुत पढ़ा। मैं अभी भी नॉन फिक्शन पढ़ता हूं, रेसिपी पढ़ता हूं। मतलब अगर मैं इतिहास, कला, संस्कृति की 2 किताबें भी पढ़ लूंगा तो 5 बिंब मेरे पास आ जाएंगे, 10 उदाहरण आ जाएंगे। और जो आप जब साहित्य में लिखेंगे तो कमाल कर देगा, वो चमत्कार कर देगा। जैसे मैं अवगढ़ में मैं लिखता हूं कि जब गांजा पी रहा है बिरंची और लखन लोहार उससे पूछ रहा है कि लखन दा, ये आप रोज जो है ये प्रधान जी के पिछवाड़े में जो पेशाब करके चले आते हैं, इससे क्या होगा? वो कहता है कि अरे बेवकूफ आदमी, तुम अनपढ़ आदमी, पेशाब में नमक होता है रे लखना, और नमक धीरे धीरे दीवार को खोखला करके गिरा देगा। तो कहा इससे क्या हो जाएगा? अकेले कितना दिन में गिराइएगा? तो वो उसको फिर कहता है कि
तुम भी चलो। तो कहता हम बाल बच्चा वाला आदमी, हमारा ये सब हमसे ये सब फेरा हमको ना पड़े, पागलपंती आप करिए। अब मैं कह रहा हूं वहां पर, फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखने में कहता हूं कि वो नागसेन की तरह, वो राजा मिनांदर की तरह प्रश्न पूछ रहा था और विरंची नागसेन की तरह जवाब दे रहा था। लखन की झोपड़ी में एक नया मिलिंद पानो रचा जा रहा था। तो ये लाइन लिखने के लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा। प्रेमचंद या मान लीजिए कि आज के दौर के लेखकों को या आप किसी भी उपन्यासकार को पढ़ के आप ये बात नहीं ला सकते हैं। तो आप उनसे शिल्प सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे उपमान उधारी लीजिएगा तो उनकी आत्मा कचोटेगी कि बेटा कुछ अपना नहीं कमाया, ये भी हम ही से लोगे। ये बात है। ये कुछ साल पहले बड़ा दुर्लभ था कि हिंदी में 1 लाख किताबें बिक जाएं। तो 500 से जो 1 लाख किताबें बिक रही हैं, उसमें ऐसा क्या हो गया पिछले 5-10 साल में? क्या बाजार बदल गया? क्या पाठक बदल गए? या कहने का तरीका बदल गया? प्रचार का तरीका बदल गया? हो क्या गया? नितिन जी, इसमें हुआ क्या, इसको टू द पॉइंट बताना मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल वही मैं कहूँगा कि ये आकाशीय घटना है, अंतरिक्ष की घटी हुई घटना है, जिसको जमीन पर बताना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किताब पाठक तक तब पहुँचेगा जब लेखक डेस्क पे आके अपने किताब पर बात करेगा। मैं बहुत आभारी हूँ अभी विश्वरंग का, आपका, जिसने भी डिजाइन किया है, कि आप मुझसे जो भी बात कर रहे हैं मैं अपनी किताब के जरिए बात कर रहा हूं आपसे। यानी मैं किताब छपवा के उसकी ओट में छिपा हुआ लेखक नहीं हूं। मैं खराब हूं तो सामने हूं, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा है तो सामने लिखा है। मैं अपने पात्रों की बात कर रहा हूं आपसे, और जब मैं अपने पात्रों के बारे में बात करूंगा तो आप यकीन मानिए कि यहां हॉल से जाने के बाद इसमें से 3 से 4 आदमी मेरी किताब पढ़ेंगे, मुझे पूरी गारंटी है, पढ़ेंगे। नई पीढ़ी क्या कर रही है, उससे सूत्रधार भी उसके जीवन पर, आप बताइए आपने शुरुआत कैसे किया, आज यहां तक कैसे पहुंचे, तुम्हारा उम्र कितना है बाबू, अभी तुम्हारा शुरुआत हुआ है। हम अभी 7 साल लिखना हुआ है, हमसे ज्यादा अब लिखने वाले बैठे हुए हैं, जो अपने आप यहाँ पर वैभव भैया बैठे हुए हैं। आप देखिए कि ये लोग, मैं मतलब कहते नहीं कि हम लेखक हैं बाहर में, हम लोग शो ऑफ की हमने ये लिखा वो लिखा। अभी तुम शुरू किए, 7 साल मेरा लिखा शुरू हुआ, 6 साल हुआ है। मैं 6 साल में क्या यात्रा बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो किताबें लिखी है उसमें क्या लिखा। तो जब आप इस पे बात करने लगेंगे मैंने जो किताब लिखी है उसमें क्या लिखा, तो आपको पाठक मिलेंगे। मेरा जो 500 से 1 लाख और 1 लाख से 5 लाख तक पहुंचने का अब जो अनुभव है वो इसी होके जाता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी किताब पर बात हो। तो जब आप किताब पे बात करेंगे, रचना पे बात करेंगे, तो रचना की गांठें खुलेंगी, और जब वो खुलेंगी ना तो कोई ना कोई तो उसका सिरा पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो वो ही पाठक पकड़ लेता है। और पाठकों का हिंदी में इतने युवा पढ़ने वाले हैं, ये आप मानिए। अब मेरा अनुभव बताता है, मैं 5 लाख कहाँ से होता, अभी हम भीमबेटका गए हुए थे एक दिन, वहां पर 2 युवा मुझे मिले जो बोले कि मैंने किताब पढ़ी है। तो गांव, मैं बाड़मेर गया था, वहां देहात में, बाड़मेर के देहातों में जहां की पानी नहीं पहुंच रहा, वहां किताब हिंदी की पहुंच जा रही है। अब सोचिए लोग वहां पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आप उस पर बात करिए तो वो संख्या बन जाती है। बाकी हिंदी में बाजार और जादूगरी कलाबाजी नहीं है, हिंदी में बाजार बहुत मुश्किल है। विश्वरंग जैसे कितने कार्यक्रम इस देश में होते हैं, आप बताइए, कितने कार्यक्रम होते हैं जहां पर इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। क्या हिंदी की किताबों का प्रचार सलमान खान कर रहा है? डर खोस पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, कर रहा है क्या? ये बाजारवाद कहां से आ गया? क्या अमिताभ बच्चन हमारे लिए झंडू बाम का प्रचार करते हैं, लेकिन हिंदी के किसी नई पीढ़ी के लेखक का कोई प्रचार कर देगा क्या? विज्ञापन आता है क्या? क्या आप किताब पढ़ें? क्या आप विराट कोहली के हाथ में आप ड्रीम 11 का कार्ड डलवा सकते हैं कि आओ जुआ खेलें? लेकिन क्या आप हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के हाथ में हिंदी की किताब रखवा सकते हैं? कह दो जरा पढ़ लें लोग इसे, नहीं कर सकते। कहां से आप कह रहे हैं कि विज्ञापन आ गया हिंदी में? कहां से आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बाजारवाद आ गया? ये कह के आप जो थोड़ा बहुत अंकुरित हुआ है इस बंजर में, जो थोड़ा बहुत निकला है, असल में आप उसकी संभावनाओं को भी मसल देंगे, फिर हतोत्साहित हो जाएगी नई पीढ़ी। मेरे जैसा उज्जट कितना है हिंदी में जो बोल बोल के गमछा बांध के तब भी लिखेगा और बेचेगा किताब। तो वो संभावनाएं ना खत्म करनी चाहिए, ये बात। ऑगर्ड और या जादूगर से जो उन्होंने लोकगीत हैं वो थोड़ा गुनगुना कर हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं ओघड़ से एक गीत गुनगुनाता हूँ सर। एक सीन है, एक दृश्य है कि जो प्रोटोगोनिस्ट है उस किताब का, बिरेंची नाम है उसका, तो वो एक
ऐसा वो पूरी 400 पेज की कहानी, 400 पेज का उपन्यास है, तो उस 400 पेज की अपनी एक यात्रा है। ये लगभग आखिरी का दृश्य है। तो वो होता क्या है कि वो वो एक अवसादग्रस्त लड़का है जो 300-400 पेज में वो क्या क्या करके आया है, वो तो उसकी नियति है। लेकिन एक सुबह ऐसा होता है कि वो अपनी माँ को कहता है कि माँ ऐसा है कि आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा है। तो माँ उसको कहती है कि नहीं बनाएंगे, गंजेड़ी आदमी, तुमको जितना बार कभी भी बनाते हैं तो आते नहीं हो, फिर कहीं पी के सो जाते हो, तो नहीं बनाएंगे। फिर भी कहता है अरे माँ मन तो कर रहा है, आज बना दो, खीर खाने का मन कर रहा है। तो इसकी माँ फिर कहती है, माँ बेटा ही रहता है, पिता नहीं है उसको, तो कि ठीक है बना देंगे, शाम को बना देंगे। फिर बिरंची अपना शाम को रोज की तरह निकलता है और वही फिर रात को नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। सुबह ऐसा होता है कि सुबह हल्ला होता है कि कोई भाई नदी किनारे कोई मिला है लाश, तो वो बिरंची की लाश थी वहाँ। अब इसकी माँ को पता चलता है। इसकी माँ चूल्हा पर खीर चढ़ा हुआ ही था, रात पर रखा रह गया। खीर का वो उठाती है बर्तन और लेके नदी जाती है और लाश के किनारे खीर के बर्तन को रखती है और उसको कहती है कि तुम कितना मनभड़ है और कितना अपने मन का है रे, तुमको कहे थे ना कि आ जाना, आज नहीं ना आया, उठ और खीर खाओ खीर। और लाश रखी है और खीर रखा हुआ है। अब खीर एक बिंब है, भरा हुआ खीर है, वही दुनियादारी है। अब वहाँ एक साधु गुजर रहा होता है, उस साधु की उस कहानी में कभी बिरंची से मुलाकात हुई रहती है। वो साधु वहाँ गुजर रहा था, देखता है भीड़, तो देखता है कि ये आदमी तो खत्म हो गया है, तो उसको देखता है, तो माता को कहता है कि मैया तुम काहे रो रही हो। तो साधु तब तक में उसका चूंकि मर्डर हुआ है तो कुछ लोग उसमें शामिल हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी उसकी लाशें जला दी जाती है। लाश जला उला के उसका सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। बुढ़िया को भी घींच घाच के घर ले दिया जाता है। वो साधु वहीं सारंगी लेके, लाश जल के राख हो रही है और वहीं पर बैठ के वो गीत गाता है। अब लाश जल रही है और वो साधु वहाँ पर वो गीत गा रहा है और खीर का भरा कटोरा लाश के किनारे रखा हुआ था चिता के पास, उसको ध्यान में रखिएगा और वहाँ से ये गीत सुनिएगा। रे साधो एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। रे साधो एही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। भरा कटोरा जगत का त्यागा, साधो भरा कटोरा जगत का त्यागा, चले गया मस्त फकीर रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर। और क्या कहता है? काली घटा घन घोर को काटे, आया कोई अघोर। हे पा गया मुक्ति फाकी मिट्टी, बिन हल्ला बिन शोर। औघड़ को कोई बांध न पाए, साधु औघड़ को कोई बांध न पाए, नहीं बनी जंजीर रे साधो यही नदी के तीर, रे हमने देखा बहता नीर, रे हमने देखा बहता नीर। तो ये जगत माटी का ढीला के सिर्फ 2 लाइन। हाँ, एक यार जादूगर मेरा उपन्यास, उसमें भी एक गीत है। असल में ये गीत की प्रेरणा मुझे रेणु जी के अखाड़े से मिली, वहाँ से। चूँकि मैं यूपीएससी के सिलेबस में था महिला आंचल, तो मैंने देखा रेणु जी लोकगीतों का प्रयोग महिला आंचल में जितना उन्होंने कायदे से किया है कि वो मतलब झुमा देता है। तो मैं पहले वही कबीर चाहता था कि उनका उपयोग में लाऊं। फिर एक जब लिखने लगा तो एक भाव आया और मैं वहाँ से खुद से गीत लिखने लगा किताबों में। तो हर मेरे उपन्यास में गीत जरूर रहता है। तो यार जादूगर है, इसमें ये नश्वरता और को दर्शाता एक गीत है।
यार जादूगर एक प्रतीक है। वो यार जादूगर माया है, ईश्वर भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, इस भी हो सकता है, जो भी आप जिसको माने। वहाँ से एक शुरू करता हूँ कि वो यार जादूगर है कौन और दुनिया क्या है। ये जो हम क्षण भंगुरता की बात करते हैं उसी को लेके ये गीत है। कबीर ही इसमें बोलते हैं इस गीत में, वहीं से उधार लिया गया। अरे यार जादूगर हे कहाँ तेरा घर, ए यार जादूगर कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। कौन नचैया नाच नचाए, कौन नचैया नाच नचाए, रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। और इसमें यह है कि देखिए हम अपने को, हम कहते हैं कि मनुष्य सबसे बलशाली प्राणी है पूरे ब्रह्मांड में, हमने ब्रह्मांड का रहस्य ढूंढ लिया, लेकिन देखिए प्रकृति के आगे कितना वो नतमस्तक है। जो कन्फ्यूशियस और लाओत्से से बोलता है कि प्रकृति का कहाँ मान लो, समर्पण कर दो उसके सामने। वहां से कि जैसे बीन के आगे नागन हो, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, ए माया हमसे आगे भागे, लेके परम का थैला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।